आपकी सबसे बड़ी कमजोरी, ताकि हम लोग इस्तेमाल कर लें बाद में। अगर कुछ आपको एक दिन के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए तो सबसे पहला फैसला क्या लेंगी? इक्वालिटी को खत्म कर दूंगी। जो महिला का रोल है वो करे और जो पुरुष का रोल है वो करे। बराबरी का दर्जा नहीं देंगे, आप नहीं चाहती हैं मिले? नहीं, बिकॉज महिला मेंटली बराबर हो ना। आप कपड़े पहनने में, आप उल्टा सीधा काम करने में, बार और पास जाने में क्यों बचपन बराबर से जवानी तक केरल, मतलब केरल देखा आपने, तो जो वहाँ का कल्चर है, वहाँ की सभ्यता है और वहाँ का जो मतलब एक तरह का व्यवहार करने का तरीका है, उसके मुकाबले उत्तर प्रदेश कितना अलग लगा? सच बताओ तो जमीन आसमान का फर्क है। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मैं अपने आप को उत्तर प्रदेश का ही मानती हूँ, बिकॉज शादी हुआ है, बच्चे हुए हैं, भाई रहते हैं। बट केरला में एक कि वो अभी भी अपने संस्कारों को, अपना सभ्यता को लेके चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कहीं वो मिक्स्ड कल्चर हो गया है। आई थिंक वेस्टर्नाइज बहुत ज्यादा हो गया है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। मुझे तो लगता है आजकल मंदिर मंदिर ज्यादा बात हो रही, तब तो मुझे लगता है कल्चर के प्रति हमारा प्रदेश। नमस्कार, मैं विक्रम और आज अपने पॉडकास्ट के दिलचस्प एपिसोड में आप सबके बीच फिर से हाजिर। कहा जाता है कि महिलाएं जिस तरह से संघर्ष करती हैं और कहीं न कहीं जो सफल महिलाएं हैं उनकी कहानी लोगों के लिए उदाहरण बनती है। और लगातार हम महिलाओं के संघर्ष, उनकी जर्नी से आप सभी को रूबरू कराते हैं। आज भी हमारे साथ एक खास शख्सियत है, रोसेल सिंह नाम्बियार जी, जो उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में रहती हैं और सामाजिक संस्था को संचालित करती हैं जिसका नाम मददगार संस्था है। मददगार संस्था के माध्यम से वो लोगों की मदद करती हैं, उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट कोच के तौर पर भी उनकी एक अलग पहचान है। उनकी जो शख्सियत है उन्हीं से आप सभी को रूबरू कराएंगे। उनकी जो जर्नी है, ये भी कहा जाता है कि केरल की रहने वाली है और शादी के बाद से ही लखनऊ शिफ्ट हुई हैं। केरल से जो उत्तर प्रदेश का वातावरण है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और रोशेल सिंह की जो जर्नी है संस्था को लेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, वो आखिर कितनी संघर्षशील रही, किन किन लोगों का साथ मिला, क्योंकि जब एक महिला घर से बाहर निकलती है तो तरह तरह के सवाल भी उठते हैं और आखिर जब वो महिला इन सब के बाद सफल होती है तो सराहना भी मिलती है। आइए अपने खास मेहमान से आप सभी को रूबरू कराते हैं और उनके बारे में कुछ जानते हैं। रोशेल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। पहले तो अपने बारे में कुछ बताएं ताकि हमारे दर्शक जान सकें कि रोशेल सिंह जो एक संस्था की संचालिका हैं, आखिर क्या क्या करती हैं। So, जैसे आप ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, जी। मेरा नाम रोशेल सिंह नंदियाल है। सिंह नाम मेरे हस्बैंड का, नंदियाल मेरे पेरेंट्स का, मेरे फादर का नाम, से दोनों लेके ही चलना इज गुड। एंड मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच, इंटरनेशनली जाके लोगों की पर्सनालिटी को डेवलप करवाती हूँ। जी। एंड ऑल्सो बेसिक लाइफ सेवर्स ट्रेनिंग का कोर्स है जिसको हम करवाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ओवर 25 years हो गए हैं मुझे समाज सेवा में। डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जुवेनाइल होम्स हैं, जेल्स में, एंड स्लम के जितने बच्चे हैं उनके बीच में, विमेन एंड चिल्ड्रन, जी। उनके बीच में जाके उनको एजुकेशन, उनको स्किल डेवलप करवाना, ताकि वो अपना रोजगार ढूंढ पाए, एक रिस्पेक्टफुल जीवन जी पाए। रोशेल जी केरल की रहने वाली हैं, कहाँ केरल में कहाँ से हैं? कन्नूर। कन्नौर से। अच्छा, केरल से जो लखनऊ तक का सफ़र है, इस प्रेरणादायक सफ़र के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि शादी तो लखनऊ हो गई, लेकिन कैसे संजोग बना, कैसे केरल से मतलब उत्तर प्रदेश आना पड़ गया? आना पड़ गया नहीं, आई थिंक इट वाज ये परमेश्वर का ही एक प्लान था। दैट मैं बहुत ज़्यादा केरल में ऑफकोर्स बिलोंग करती हूँ, रही नहीं हूँ। मेरा एजुकेशन मुंबई में हुआ, पार्टली लखनऊ में हुआ, एंड फॉर्चुनेटली मैरिज लखनऊ में हुआ। सो नाउ मैं एक्चुअली इंडियन कह सकती हूँ अपने आप को, बिलोंगिंग टू ऑल द स्टेट्स। अच्छा, इंटरनेशनल पर्सनालिटी कोच हैं आप। इसका फैसला मतलब इसको बनने के लिए, जो कोच बनने का जो फैसला है, वो आखिर क्यों किया आपने और क्या आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटी जिससे मतलब ये मन में आया कि यार ये मुझे करना है और इस वजह से आपकी ये सोच बदली? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एंड सो मैं फ्रॉम द एज ऑफ 6 मैंने मॉडलिंग शुरू किया था। एंड सो बहुत सारे ऐसे मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स थे, एड फिल्म्स थे। एंड
मैं देखती थी, सो आई न्यू द डिफरेंस एक पर्सनालिटी डेवलप्ड पर्सन के बीच में और जो अनडेवलप्ड, या हाँ उसके बीच का डिफरेंस मुझे मालूम था। जी। एंड सो ये मेरा इंटरेस्ट बना कि लोगों के हर एक जन का एक पर्सनालिटी होता है, सो व्हाई नॉट उसको ऐसा निखार ले आए। उसमें हम चेंज नहीं करते हैं, अगर आपने नोट किया है, पर्सनालिटी चेंज नहीं करते हैं बट उसको डेवलप करते हैं। बिल्कुल। सो जिसकी जैसा पर्सनालिटी है उसको आई जस्ट ट्राई टू डेवलप दैट पर्सनालिटी। अच्छा, मुझे लगता है बचपन से जवानी तक केरल, मतलब केरल देखा आपने, तो जो वहाँ का कल्चर है, वहाँ की सभ्यता है और वहाँ का जो मतलब एक तरह का व्यवहार करने का तरीका है, जी। उसके मुकाबले उत्तर प्रदेश कितना अलग लगा? सच बताओ तो जमीन आसमान का फर्क है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मैं अपने आप को उत्तर प्रदेश का ही मानती हूँ, बिकॉज शादी हुआ है, बच्चे हुए हैं, जी। यहाँ ही रहते हैं। बट केरला में एक चीज है विच इज वेरी ब्यूटीफुल कि वो अभी भी अपने संस्कारों को, अपना सभ्यता को लेके चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कहीं वो मिक्स्ड कल्चर हो गया है, आई थिंक वेस्टर्नाइज बहुत ज्यादा हो गया है, दैट इज ओनली डिफरेंस। मुझे तो लगता है आजकल मंदिर मंदिर ज्यादा बात हो रही, तब तो मुझे लगता है कल्चर के प्रति हमारा प्रदेश ज्यादा जागरूक हो गया है। नहीं, वो सिर्फ धर्म के प्रति है, कल्चर में, सर्विस में ओके। देयर इज अ बिग डिफरेंस। मंदिर में जाके देखिए, एंड जैसे ही बाहर निकलते हैं हम, वहां जाके देखिए आपको धर्म एंड कल्चर बहुत वास्ट डिफरेंस है दोनों की। ओके, अच्छा ये लगता है आपको कि मतलब धर्म और मतलब कल्चर के नाम पर, सभ्यता के नाम पर यहाँ पर सिर्फ सियासत होती है, लेकिन असल जो जीवन है वो बचपन और जवानी में अपने वहाँ जी लिया? ऑफ कोर्स, हमारे टाइम वाज ब्यूटीफुल टाइम, जब देयर वाज नो करप्शन एंड मिक्सचर नहीं था हमारे कल्चर में, हमारे वे ऑफ लिविंग में। इट वाज ब्यूटीफुल। एनजीओ चलाती हैं, एक संस्था मददगार, जी। कब से रन कर रही हैं? रजिस्टर करके तो 2 साल ही हुए हैं, हम्म। बट जैसे मैंने आपको बताया, समाज सेवा इज ओवर 25 years नाउ, सो वो दैट्स माय पैशन। मतलब एक मंच बनाने का जो मूड है वो 2 साल पहले आया सर मूड कि तब भी नहीं था, हाँ बड़ा प्रेशर हुआ लोगों का कि अब जो है परेशानी ना हो, लोग रजिस्ट्रेशन पूछते हैं और ये करते हैं, अंडर प्रेशर खोला है, वरना अभी भी मुझे नाम की आवश्यकता 25 साल में थी, आज भी नहीं है। अच्छा रशल जी, ये नहीं लगता है कि मतलब जैसे मदद करनी है किसी की, अब एक संस्था हमने रजिस्टर करा ली, तो संस्था रजिस्टर कराने के साथ साथ हम कैसे मदद अब करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद? सरकारी मदद भी लेना चाहते हैं, सरकार की मदद भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, या सरकार से कोई सरोकार नहीं रखना चाहते, अपनी जेब से लगाना चाहते हैं? फिलहाल टू बी वेरी फ्रैंक, वेरी ट्रूथफुल, अभी तो हमारी जेब से ही लग रहा है, बिकॉज सरकार मदद डेफिनेटली देती है, पर काश वो हम तक पहुंच जाए। दैट इज वन बिग थिंग। अभी पहुंच तो बिल्कुल 0% है सरकार की तरफ से हमें जो मदद मिल रही हो, बट जो भी हमसे हो पाता है, थोड़ा बहुत जितना हम अपने पॉकेट से लेकर हम कर पा रहे हैं, हम उसको अभी फिलहाल तो अपने लेवल पे ही कर रहे हैं। कहते हैं कि आधुनिक दौर यानी कि सोशल मीडिया का जो दौर है वो दिखावे का दौर है, क्योंकि अगर सामाजिक सेवा कर रही हैं और रेशेल जी की सोशल प्लेटफॉर्म पर कहीं तस्वीरें नहीं दिखती है, तो असल में हम नहीं मानेंगे कि आप समाज सेविका हैं। तो क्या लगता है कि ये जो मतलब दिखावे का जीवन है, सोशल मीडिया का आधुनिक दौर है, ऐसे व्यक्तित्व और आत्मविश्वास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है? अगर पब्लिसिटी के प्लेटफॉर्म पे देखें तो आप कह सकते हैं नकारात्मक ओके, है, बट अगर आपको रुशेल सिंह नाम्बियार को देखना है, उनके हस्बैंड, उनके बच्चों के साथ, उनकी जो छोटी सी टीम है उसके साथ आप सड़कों पे देख सकते हैं। आप कहीं पे चले जाइए, हम आपको चाय पिलाते हुए नजर आ जाएंगे, हम आपको कंबल उड़ाते हुए, नॉट बांटते हुए, उड़ाते हुए नजर आ जाएंगे, हम लोगों की सहायता करते हुए नजर, ओल्ड एज होम में नजर आ जाएंगे, ऑर्फनेज में नजर आ जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है, पॉपुलैरिटी की ओर ध्यान नहीं दे रहे, एक्चुअल समाज सेवा की ओर ध्यान। ओके, तभी तो पर्सनालिटी डेवलप कर रही हैं लोगों के आप। Yes. मतलब मुझे लगता है आपकी डेवलप है, इसीलिए आप उड़ाती हैं और वो बांटते हैं, है ना? मतलब देखिए, रिलेशनशिप काउंसलर हैं आप, जी। तो आज रिश्ते पहले की तुलना में ज़्यादा जल्दी टूट जाते हैं। एक खुशहाल रिश्ते का सबसे बड़ा मंत्र अगर कहे एज ए काउंसलर, क्या है? कम्युनिकेशन। आज के समय में नहीं है, मतलब क्या वजह लगती, क्यों नहीं है, क्यों कम्युनिकेट नहीं कर पाते एक दूसरे को लोग? बिकॉज मैं उन आम तौर पे जवाब नहीं दूंगी कि सेल फोन है और वो बड़ा दोषी है।
सेलफोन एक बहुत ही ज़्यादा मीडिया, टेलीविजन एंड ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं हमारे और आपकी ज़िंदगी में। पर चॉइस हमारी है कि हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। हम अपने आप को लोनली कर सकते हैं, रील्स हम देखते रहें पूरे दिन, हम पूरे दिन मूवीज देखते रहे, हम पूरे दिन कुछ भी ऑन सोशल मीडिया करते रहे, ऑब्वियसली हम सेक्लूड हो गए हैं। सो हमारा जो वन ऑन वन रिलेशनशिप है, कॉन्वर्सेशन है, कम्युनिकेशन विद आवर ओन फैमिली मेंबर्स, वो कहाँ रह गया? बिल्कुल। एक घर में 5 लोग यदि हैं और वो एक कमरे में ऑफ कोर्स पहले मिलेंगे ही नहीं, और अगर मिल भी जाएंगे, 5 लोगों के 5 फ़ोन्स हैं और सारे लोग इसमें कम्युनिकेट कर रहे हैं। किसी और से या सोशल मीडिया पे लगे हैं, बट ये वन ऑन वन कन्वर्सेशन आप बहुत कम होगा जो आपको मिलेगा। बिल्कुल। देखिए कहते थे कि जब हमारे पिताजी का समय था या हमारे दादाजी का जो समय रहा है, लोग खाना साथ में खाते थे। लेकिन आज क्या होता है कि एक हाथ में फ़ोन चल रहा है और दूसरे में खाना चल रहा है। यही कारण है कम्युनिकेशन गैप होने का। रोशेल जी काउंसलर हैं, लोगों को इस विषय में जागरूक करती हैं कि कैसे कम्युनिकेशन को बढ़ाएँ और कैसे एक दूसरे से जुड़ें। आजकल युवा डिप्रेशन में जाता है। मैंने देखा है सुसाइड और इस तरह की घटनाएँ ज़्यादा हो रही हैं। जो प्रेशर हम लोग के समय में था कि हाई स्कूल का एग्ज़ाम था और इतना डरते थे कि कहीं फेल हो गए तो क्या हुआ, और फिर भी उसको कवर करते थे, झेल लेते थे। लेकिन आज वो चीज़ें नहीं हो रही। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? अकेलापन और आत्मविश्वास की कमी तेज़ी से लोगों में बढ़ रही है। ऐसे में युवाओं को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या करें कि वो डिप्रेस ना हो? मोर देन युवाओं को सलाह देने से ज़्यादा मैं पेरेंट्स को सलाह देना चाहूँगी, प्लीज़ बच्चों के लिए समय निकालें और घर का एक एटमॉस्फेयर ऐसा बनाएं जहाँ आपका बच्चा जो है वापस घर दौड़ के आए। उसने दुनिया में ज़िंदगी में कुछ ना कर क्यों ना कर दिया हो, ब्लैक वाइट ग्रे रेड, कैसा भी गलती क्यों नहीं कर दिया हो, बट वो आके उसको एक ऐसा एक कॉन्फिडेंस अपने पेरेंट्स में, अपनी फैमिली में होना चाहिए कि मैं कुछ भी क्यों नहीं करूँ, मैं वापस आके आई कैन शेयर इट विद देम और वो मुझे समझेंगे और मुझे संभालेंगे। यही चीज़ जब उनको नहीं मिलती है, वहीं से उनका अकेलापन शुरू हो जाता है एंड वो जर्नी है जो लैक ऑफ टॉलरेंस, लैक ऑफ पेशेंस और ये सुइसाइडल टेंडेंसी को लेकर आता है। ओके। अच्छा, बेसिक लाइफ सेविंग स्किल, जी। कहीं ना कहीं इसके बारे में भी आप इसकी ट्रेनर हैं। जी। अगर सड़क पर किसी को व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है या दुर्घटनाएं हो जाए तो आम नागरिक सबसे पहले क्या करे? मतलब एक आम आदमी अगर किसी को देखता है किसी को हार्ट अटैक आ गया है, उसकी तो आम नागरिक को क्या करना चाहिए और क्यों नहीं लोग करते हैं आजकल? जी। एक ऑन अ लाइटर नोट, इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूँ, सबसे पहली चीज़ जो मैं एक एडवाइस करना चाहूँगी, कृपया रील्स ना बनाएँ, उस समय मदद करने का कोशिश करें। क्योंकि आप देखेंगे जितने भी एक्सीडेंटल केसेज़ होते हैं, वहाँ पहले लोग फ़ोटो खींचना शुरू कर देते हैं आज के टाइम पे। उन्हें कंटेंट चाहिए कि रील बन जाए, हमारे पास सबसे पहले खबर आए। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारी जो ट्रेनिंग है बेसिक लाइफ सेविंग स्किल्स में, हम एक स्लोगन टाइप का हमने बनाया हुआ है, डू इट राइट, ताकि वो इंसान मरे नहीं। आप हेल्प करें। जैसे रिसेंटली मैं अपने सेंटर जा रही थी, हमने एक सेंटर खोला हुआ है वृंदावन में, एंड मैं वहाँ जा रही थी और एक इंसान को फिट्स आया एंड ही वो गिर गया। तो जी। बहुत सारे लोगों ने उसको उठाकर और किसी तरह वो बेहोश टाइप का हो गया एंड सारा पेना एंड ऑल दैट निकल रहा था एंड इमीडिएटली दे ट्राई टू पुट वाटर उसके मुंह में। सो वो सबसे गलत चीज़ है। कैसे आप इस जो चीज़ हम बेसिक लाइफ सेवर्स में सिखाते हैं, वो यही सब इंट्रिकेसीज़ है, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं। जैसे आप एक इंसान कोई एक्सीडेंट हुआ है, आप उस इंसान को कैसे उठा के किनारे रखते हैं, बहुत मायने रखता है। मेबी वो हड्डी कोई टूटी है, एक रिब टूटा है और आपने गलत तरह से उठाया और वो उसके लिवर को पंक्चर कर गया या किसी और वाइटल ऑर्गन को पंक्चर कर गया। सो वो इंसान का अभी तक सिर्फ एक फ्रैक्चर था, अब वो लाइफ एंड डेथ मैटर हो गया। सो दैट इज व्हाई दिस ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप बहुत केयरफुली हैंडल करना है आपको। मतलब ये लगता है कि इसके लिए भी सरकारों को या संबंधित लोगों को अभियान चलाना चाहिए। बिल्कुल चलाना चाहिए। और नहीं चलता है। बिल्कुल कहाँ चलता है सर, कितनी मौतें होती हैं, एक्सीडेंटल केस आप देख लें, कितनी डेथ्स हो जाती हैं एंड छोटी-छोटी गलतियाँ में अगर आप एक फिट के पेशेंट को आप पानी डाल देंगे, इमीडिएटली वो चौंक के कोई मर सकता है। सो देयर आर मेनी थिंग्स जो हम इस ट्रेनिंग में, इसीलिए हम इस ट्रेनिंग को बहुत अच्छा, वैसे आमतौर पर क्या करना चाहिए ऋषि जी? सी पहली चीज़ तो है
पेशेंट को किनारे ले जाएं, भीड़ ना इकट्ठा करें। दूसरी चीज़ ये है कि उसको उसके हेड को एलिवेटेड रखें। अगर थोड़ा सा उसका हेड एलिवेटेड रहे ताकि उसका जो सलाइवा है वो किसी तरह से या वो नीचे जाए एंड यहाँ पे सूखे ना स्टक नहीं हो जाए। मतलब अगर फंस गया तो फिर ऑब्वियसली इसका विंड पाइप में जा सकता है, जिसकी वजह से भी डेथ हो सकती है। एंड जब तक आप उसको किनारे करें एंड ऑल ऑफ दैट, तब तक एम्बुलेंस को बुलाएं। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये चीजें आप करेंगे अगर, सो आई थिंक आप बहुत सारे लाइफ्स को बचा सकते हैं। एंड बेसिक लाइफ सेवर्स ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कई कॉलेजेस में दे चुके हैं ऑलरेडी ये ट्रेनिंग, हमारे बहुत सारे कॉलेजेस में पार्ट भी चल रहा है। एंड सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मतलब देखिए कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं पर ये चर्चा हो। अभी रुशेल जी ने इस सवाल का जवाब दिया कि आखिर आमतौर पर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों की मौत क्यों हो जाती है? क्या लापरवाही इंसानों से हो जाती है या नागरिकों से हो जाती है जो सड़क पर कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, उस व्यक्ति को बचाने के लिए कहीं ना कहीं रुकते हैं? मददगार संस्था ये इस तरह की जागरूकता अभियान चलाती है जिसमें जैसे बिल्कुल हमारे जो बच्चे हैं मददगार हैं, इनको हमने ट्रेन किया हुआ है इन सारी चीज़ों में। प्लस हमने फ्री ट्रेनिंग्स भी कई कॉलेजेस में किए हैं, बिकॉज हमारा एक्चुअली ये मोटो है कि रोड एक्सीडेंट से जितनी कम डेथ हो पाए, जितने कम कैजुअलिटीज हो पाए, वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा अच्छा रुशेल जी, शॉपिंग वॉपिंग का शौक है आपको? ज्यादा है? लेकिन अच्छा, पति बोलते नहीं कि ये पैसे समाज सेवा में उड़ा देती हो? पति खुद हेल्प करते हैं, इसलिए आई एम वेरी ब्लेस्ड। मतलब वो देते हैं, मदद करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ओके, आपकी संस्था बच्चों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या क्या काम कर रही है? कोई ऐसा अनुभव साझा कीजिए जिसने आपको भावुक कर दिया हो या कहीं ना कहीं लोगों के लिए उदाहरण बन जाए। ओके, मैं एक बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं, बट मैं एक बहुत रीसेंट वाला ही शेयर करूंगी। सो हमारे यहाँ राइट फ्रॉम एज 2.5 से लेकर 20 साल तक के बच्चे आते हैं। एंड स्लम के बच्चे हैं जहाँ पे ये रैक पिकर्स होते हैं, जहाँ पे कचरा बिनने वाले लोग हैं। सो हमने हमने 2 स्लम्स को अडॉप्ट किया हुआ है वृंदावन में, एंड उनके बच्चे हमारे पास आते हैं। सो आमतौर पे देखा जाता है कि लोग नहीं पसंद करते हैं कि कोई कचरा उठाने वाला बच्चा है या कोई है वो हमारे पास आके बैठे, या उसको वो हमें छुए भी, या हम कचरा भी देते हैं। सो बेसिकली हम दूर से ही रख देते हैं सो दैट वो हमें नहीं छुए, ऑल ऑफ दैट। सो ऐसे ही एक लड़की आई, हमने एक प्रोग्राम किया, एंड लखनऊ महोत्सव में एक्चुअली हमने उनका प्रोग्राम करवाया था 2 बच्चियों का। एंड हम जब वापस गए, सो नेक्स्ट डे वो आई और उसके आंख में आंसू था। सो आई वाज लाइक, क्या हो गया बच्चे, भाई क्यों रो रहे हो करके। उन्होंने बोला हमारे पापा इतना रोए हैं और आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करने के लिए कहा है, क्योंकि जिन बच्चों को कोई छूता नहीं है, बैठना पसंद नहीं करता है, उसको उनको आपने ऐसा मंच दिया। सो दैट वाज रियली मेरे लिए एक अवार्ड की तरह था। बिल्कुल सच बात है कि आप उस वर्ग की मदद करने निकली हैं जिनको कहीं ना कहीं समाज नकारता है। अच्छा रुशेल जी, जब मतलब कहती है ना कि सोशल मीडिया पे काम नहीं, सड़क पे काम करते हैं, तो कभी ऐसा नहीं होता क्या कर रही हैं ये, मतलब आलोचना होती है या इस तरह की चीज सड़कों पर लोग कहते नजर आते हैं, उस सूरत में क्या मतलब रिएक्शन होता है आपका? वेल एक चीज जो मैं कहूँगी अपने बारे में, मैं बचपन से थोड़ा जिद्दी टाइप की हूँ। सो एक चीज के बारे में यदि मैं पैशनेट हो गई, फिर तो हो गई। सो मेरा खुद का परिवार छोड़ के, मतलब मेरे हस्बैंड बच्चे को छोड़ के, एंड जितने फैमिली मेंबर्स तक मेरा मजाक उड़ाते हैं। सड़क पे आप पूरे टाइम घूमती रहती हैं, आपको जैसे घर नहीं है आपका, एंड कार में आपकी जिंदगी बीत रहा है, ऐसे बड़े कमेंट्स मिलते हैं, बड़े ताने भी मिलते हैं। बट जब जुनून हो जाता है कुछ करने का, फिर क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, एक संस्था चला रही हैं, उत्तर प्रदेश में रहती हैं, कितनी सुरक्षित मतलब अपने आप को फील करती हैं? मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाहती हूँ, बट अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में मैं कह सकती हूँ कि सुरक्षित काफ़ी हद तक महसूस करती हूँ, बिकॉज बट ऐसे बहुत सारे हादसे होते हैं जिसकी वजह से हम अपने बच्चियों को पर्टिकुलरली सेल्फ डिफेंस सॉर्ट ऑफ थिंग्स हम सिखाने की प्रयत्न कर रहे हैं, बिकॉज समाज तो सुरक्षित है नहीं, वो हम जानते हैं। ओके, शिक्षा बड़ी चीज है,
बिल्कुल। जैसा कि केरल में आपने प्राप्त की, उसके बाद आज हम चर्चा कर रहे हैं और कहीं न कहीं आप ये भी कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों में काफ़ी हद तक जागरूकता की कमी है। आज शिक्षा का स्तर हमारे उत्तर प्रदेश में या भारत में कैसा लगता है? अ, जैसे मान लीजिए आपको एक एग्ज़ाम देना है, आपका ग्रेजुएशन हो गया, आपने एक एग्ज़ाम दिया और तैयारी करने के बाद पता चलता है 4 साल की वो तैयारी थी, 5वें साल पेपर था, उसके बाद मौका ख़त्म, एज ख़त्म। फिर अब क्या हो रहा है आजकल, वो तो आप देख ही रही होंगी। एग्जैक्टली अब इसमें मैं आपने ऐसा हॉट टॉपिक छेड़ दिया है, मैं क्या बोलूँ इसमें, इट्स ऑल ओवर द टेलीविजन न्यूज़पेपर्स हर जगह। बट थोड़ा सा हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो सुधर जाए। सो क्या उत्तर प्रदेश क्या केरला ब्रिलियंस भरा हुआ है स्टूडेंट्स में, एंड काश कि हम बच्चों की जिंदगी से उनके फ्यूचर से खेलना बंद कर दें। लेकिन लगता है कि सरकार इन बातों पर ध्यान नहीं दे पाती है। आई रियली डोंट नो इन बंद दरवाजों के पीछे जो कुर्सी और टेबल्स पे बैठ के जो लेटर्स लिखे जाते हैं उनमें क्या हो रहा है, क्योंकि हमें एक्चुअली सामने तो कुछ दिख रहा नहीं है। ओके। देखिए, उत्तर प्रदेश कहा जाता है कि प्रतिभाओं का प्रदेश है। यहाँ प्रतिभा है लेकिन मंचों की कमी है और शिक्षा की जो आज हालत है उसी वजह से शायद दिल्ली पर एक आंदोलन चल रहा है, जिसके लिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है और आज सड़कों पर वो सभी बैठे हुए हैं। अगर किसी युवा के पास पैसे नहीं है लेकिन समाज के लिए वो कुछ करना चाहता है, तो वो कहाँ से शुरुआत करे? सड़क से, जमीन से। आई डोंट थिंक कैसे मदद करे? पैसे ही नहीं है तो मदद कैसे करे? जैसे आप कंबल ओढ़ाती हैं, आप खाने बाँटती हैं, आप चाय पिलाती हैं, तो चाहिए तो कुछ ना कुछ। एंड एक बुजुर्ग इंसान जो एक बैग उठा के लेके जा रहा है और नहीं उठा पा रहा है, उसको आपने उसके घर तक छोड़ दिया, ये भी तो समाज सेवा है। बिल्कुल। हाँ, एक इंसान जिसका पैर टूटा है या वो आंखों से नहीं लेकिन देख पा सबके घर वाले आपके घर वालों की तरह नहीं है ना। वो कहेंगे क्या कर रहे हो तुम? एग्जैक्टली ये एक चीज तो उनको फेस करना ही है। नेगेटिव बातें तो मैं चैलेंज करती हूँ, कोई ऐसा समाज सेवा या किसी भी प्रोफेशन में है ना। नेगेटिविटी तो आएगी। डिपेंड करता है आप कितना पैशनेट है। ओके। एक सफल प्रोफेशनल, समाज सेवी, पत्नी और शायद 2 बच्चों की माँ बिल्कुल। होने के बावजूद आप अपने परिवार और करियर के बीच जो संतुलन है, उसे कैसे सँभालती हैं, कैसे बनाती हैं? सुबह कितने बजे उठना पड़ता है समाज सेवा के काम को करने के लिए और कितनी नींद खराब होती है? टाइमिंग मत पूछिए, बिकॉज समाज सेवा में टाइमिंग तो कुछ आप बोल ही नहीं सकते, कब कौन कहाँ से ओके, लेकिन शेड्यूल आपका क्या है? स्केड्यूल ऑफ कोर्स घर का ब्रेकफास्ट है, लंच है, ये जब हम निकलते हैं सारा खाने की तैयारी करके निकलते हैं, घर का सारा कुछ देखते हैं। लेकिन मैं ये चीज़ बहुत बोल्डली बोलना चाहती हूँ कि यदि मेरे हस्बैंड का कोऑपरेशन नहीं होता, बहुत बार है क्योंकि मैं आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ लखनऊ ट्रैवल कर रही हूँ, पीछे से वो सब कुछ संभाल लेते हैं, खाना पकाने से लेकर मेरे जितने भी काम हैं सब कुछ में। सो आई एम ब्लेस्ड इस मामले में कि बहुत ही सपोर्टिव हस्बैंड, बहुत सपोर्टिव बच्चे मिले हैं, जिसकी वजह से ही एक्चुअली मैं आज यहाँ गार्जियन कुछ बोलते नहीं है? नहीं एक्चुअली। देखिए, कहा जाता है कि हर सफल महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ है, जैसा कि रोशेल जी ने आज अपनी बातों से साबित किया। लेकिन कहावत थी कि हर एक सफल पुरुष के पीछे एक सफल महिला का हाथ है। अगर आपको देश के शिक्षा मंत्री का पद मिल जाए या स्वास्थ्य मंत्री या प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर मिल जाए, तो बच्चों और महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आप कौन-कौन सी 3 मांगे रखना चाहोगे? ओके, सबसे पहले सिक्योरिटी, डेफिनेटली फॉर किड्स, फॉर द महिलाएं। एक्चुअली अब मैं ये भी कहना मतलब ये लगता है कि नहीं है सिर्फ। नहीं है, हाँ। वो तो है। अब मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि आई थिंक पुरुषों को भी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ गई है। आजकल महिलाएं बड़ा कांड कर रही हैं। सो मैं रिसेंटली जो थाना इंचार्ज है पीजीआई के, मैं उनसे मिलने गई थी एंड उनसे बातचीत हो रही थी। आई थिंक सर भी थे उस टाइम मेरे साथ, एंड हम वहाँ पे गए। सो वहाँ पे एक महिला ने बड़ा हंगामा मचा के रखा था एंड ऑल दैट। सो वो कह रहे थे मैम आप समाज सेवी हैं और आप क्यों नहीं आप महिलाओं के लिए लड़ते रहते, देखिए बेचारे पुरुष। हमने कहा सर अगर मेरे हाथ में हो
सो हम महिलाओं के लिए जो जो चीजें प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और ये सारी चीजें हम पुरुषों के लिए भी शुरू तो आपकी संस्था एक अभियान क्यों नहीं चलाती है कि जो पुरुष अगर गलत तरीके से सताया जा रहा हो जी या उसके साथ गलत हो रहा हो और अगर आपके पास आता है तो आप उसकी लड़ाई लड़ो? एक्चुअली मैं लड़ती हूँ। मैंने अभियान तो डेफिनेटली नहीं चलाया है, बट मैं डेफिनेटली जो सही है उसके लिए तो मैं खड़ी अच्छा, कोई हूँ। केस ऐसा आया जिसमें पुरुष पीड़ित आया हो महिलाओं से और आप मदद किए हो? तो बिना नाम लिए कोई उदाहरण बता सकते नाम हैं? बिल्कुल नहीं ले सकती, हाँ। बट ऐसा हुआ है। एंड इनिशियली हमारा जो मानसिकता हो गया है, आई थिंक दैट इज कि हम हमेशा सोचते हैं महिला है जो अबला नारी है, एंड पुरुष इनके ऊपर अत्याचार कर रहे होंगे, एंड ये होते भी आया है, ये नहीं कह उसी का बदला लिया जा रहा है। प्रॉब्ली लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे पुरुष एक्चुअली टॉर्चर किए जा रहे हैं, एंड वो अनदेखा हो जाता है, बिकॉज हमें लगता है पुरुष स्ट्रॉन्ग मैन एंड वही अत्याचार कर रहा है, बट इट्स नॉट द केस। एंड स्पेशली समाज सेवा इस बैकग्राउंड से होने में मुझे ये कितने बार दिखता है, पर एक्चुअली कई बार महिलाएं जो है वो वुमेन्स इक्वालिटी और इन सारी चीजों को अब्यूज कर रही हैं, मिसयूज कर रही हैं, व्हिच इज नॉट राइट। इसके मतलब अगर कहीं ना कहीं मौका मिल जाए तो इन तीनों चीजों में संशोधन करना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। आखिर में अगर आपको देश के युवाओं, महिलाओं और हर परिवार के लिए सिर्फ एक संदेश देना हो तो क्या होगा रुशील जी? कृपया अपने भारतीय संस्कारों को ना छोड़ें। एज पेरेंट्स महिलाओं को ज्यादा जिम्मेदारी ऑफ कोर्स पिताओं का भी है, लेकिन माताओं की ज्यादा जिम्मेदारी है अपने बच्चों को कूल बनने के चक्कर में या बहुत फास्ट फॉरवर्ड बनाने के चक्कर में प्लीज उनके अंदर संस्कारों को डालना मत भूलिए। मुझे कहाँ देखती हैं कि संस्कार गायब हो गए हैं? जगह संस्कार मिलते कहाँ हैं सर? मतलब कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पे आसानी से दिख जाता है कि संस्कार तो गायब हो गया है? आप पहनावे से लेकर, खाने से लेकर, आप उनकी बातचीत से लेकर, आप तो जंग करा देंगी महिलाओं को अगर ये कह दिया जाए कि ये क्या पहना है तो वो तो लड़ने के लिए आमादा हो जाती है। प्रॉब्लम। हाँ। आप उंगली नहीं उठा वो सकते। कहेंगे ये कौन होते हैं मुझे कहने वाले कि मैं क्या पहनूं? एग्जैक्टली मतलब कहीं ना कहीं से कल्चर संस्कार झलकते हैं। मैं वही कह रही हूँ, एक हमारे टाइम था, हम भारत के वासी है, हम लोग नमस्ते कहते थे, नमस्कारम कहते थे केरला में। आज बच्चे आके क्या बोलते हैं? हाय हाय हेलो गले लग लेना। गले लगना, बड़ों के सामने खड़े हो, क्या कपड़े। मुझे लगता है हम लोग के समय में हमारे माता पिता का जो समय था उस समय अगर कोई लड़की लड़का गले लग जाए तो बवाल हो जाए। बट आज जो है कूल है। अच्छा, मैं रैपिड फायर की तरह 4-5 सवाल पूछूंगा। आपकी सबसे बड़ी ताकत? परमेश्वर और मेरा परिवार। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी, ताकि हम लोग इस्तेमाल कर लें बाद में। कुछ नहीं। पक्का? पक्का। ऐसा शब्द जो आपको अच्छी तरह से परिभाषित कर पाए कि रुशेल कौन है? पैशनेट। ओके। आपके जीवन का रोल मॉडल? मेरे पिता। सफलता या सुकून, आप किसे चुनेंगे? बिल्कुल सुकून। सुकून चुनेंगे? बिल्कुल सुकून। अगर आपको एक दिन के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए तो सबसे पहला फैसला क्या लेंगी? इक्वालिटी को खत्म कर दूंगी, जो महिला का रोल है वो करे और जो पुरुष का रोल है वो करे। बराबरी का दर्जा नहीं देंगे आप? जरूरत नहीं है। हम मेंटली कहाँ सरकार महिला का अक्षर तो ला रही थी बेचारी, वो 84-83% नहीं चाहती है मिले। नहीं, बिकॉज महिला मेंटली बराबर हो ना। आप कपड़े पहनने में, आप उल्टा सीधा काम करने में, बार और पब्स जाने में क्यों बराबरी कर रहे हैं? वो तो पुरुष को रहने दीजिए, उनका काम करने दीजिए। ठीक है, हम अपने जो हमारी सभ्यता है उसके अनुसार चले। हमारे चैनल है जर्नलिस्ट यूपी लाइव, इसके दर्शकों को और हमारे चैनल के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? बस इतना ही कि यू डूइंग अ ग्रेट जॉब, और आप अगर आप लाइव लोगों को उनकी उनकी जीवन की सारी बातों को सामने लेकर आ रहे हैं, आई थिंक इट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू, क्योंकि किताबों से ज्यादा लाइव एक्सपीरियंसेस से लोग सीखते हैं। अच्छा, ये लगता है कि सामाजिक तौर पर जो लोग भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो दिखावे से ज्यादा सड़क पर निकले? जरूरी है ना। अगर आप जो है केवल जाके पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं और आप केवल जाके उसके बाद आप गायब हो जाते, सड़क पे आपका कोई काम नहीं दिख रहा या एक्चुअल ग्राउंड वर्क नहीं है, तो ऐसे समाज सेवा है नहीं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद रुशील जी। थैंक यू सो मच बनाने के लिए।
ये थी हमारे साथ रोशिल सिंह नाबियार जी, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मददगार संस्था की संचालिका हैं और इतने अवधे हैं उनके पास कि किन किन की बात करें। यह चर्चा में आप सभी ने सुना होगा। आशा करते हैं हमारे पॉडकास्ट जानकारी से भरपूर होगा और उसके साथ साथ महिलाओं के लिए एक उदाहरण भी होगा। और तमाम बातें हम लोगों ने की, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दीजिएगा और जो भी हमारे पॉडकास्ट के सेगमेंट को लेकर आपके सवाल हैं कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी पॉडकास्ट के अपने दूसरे एपिसोड में किसी दिलचस्प व्यक्ति के साथ, कुछ अच्छी बातों के साथ और कुछ जानकारियों के साथ। नमस्कार।